हम लोगों ने इसके अंदर ये सारी चीजें जो है वो कवर अप कर ली थी। फर्स्ट शेड्यूल से हमने 7 शेड्यूल तक कवर किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को इसके आगे कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में मुझे बताना था कि जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो क्या होती है। वो मुझे आपको भी बताना था कि कॉन्करेंट लिस्ट में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसे ही एक लिस्ट होती है जो है कॉन्करेंट लिस्ट। ये वो लिस्ट होती है जिसमें जितने भी चीजें होती है, जितने भी मैटर्स होते हैं, वो कौन बना सकता है? दोनों बना सकते हैं। हमने पढ़ी थी स्टेट और यूनियन। स्टेट में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, यूनियन में क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। लेकिन कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है, स्टेट और यूनियन के पास लॉ बनाने की आजादी होती है, दोनों ही के पास होती है। ठीक है, लेकिन जैसे आप मान लो स्टेट और यूनियन दोनों को आजादी, लेकिन कल को अगर कोई प्रॉब्लम आ गई और ऐसा हुआ कि दोनों एक बात पे अटक गए, तब क्या होगा? तब वहां पे यूनियन की चलेगी। आप मान लो कि यूनियन जो है वो फादर है और स्टेट जो है वो सन है, तो अगर सन और फादर दोनों लॉज बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों में कभी डिस्प्यूट हो जाता है तो फाइनल डिसीजन फादर ही लेते हैं ना। तो ऐसे ही यूनियन विल बी टेकिंग दी फाइनल डिसीजन। सो यूनियन जो है यहाँ पर फाइनल अथॉरिटी इसी के पास है। एक ये पॉइंट याद रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स मैंने आपको सबके लिखवाए थे, इसमें कितने हैं? 52 आइटम्स। 52। अब क्या क्वेश्चन बनेगा इस पे, ये मैं आपको बता दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। हुआ क्या कि 5 सब्जेक्ट्स को या 5 आइटम्स को स्टेट लिस्ट से उठा करके कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। समझ रहे हो ना? 5 आइटम्स को स्टेट लिस्ट से उठा के कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया, तब इसके 52 आइटम्स बन गए। वरना एक्चुअली में कितने थे? 5 कम कर दो, 47 थे। ओरिजिनली 47 थे, लेकिन जब शिफ्ट कर दिए 5 तो अब कितने हो गए? 52 हो गए, है ना? तो वो 5 आइटम्स कौन से थे, ये आ सकता है क्वेश्चन कि वो 5 आइटम्स कौन से शिफ्ट किए गए। नाम लिखेंगे भाई, कौन से 5 आइटम्स को शिफ्ट किया गया था, ट्रांसफर किया गया था। लिखो भाई, फॉरेस्ट, एजुकेशन, वेट्स एंड मेजर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है भाई, ये 5 सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट से उठा करके कॉन्करेंट लिस्ट में आज के समय में ट्रांसफर कर दिया गया है। दिस इज, यू हैव टू रिमेम्बर। इस पे क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखना है कि ऐसा भी कुछ हुआ है। और ये कब हुआ है ये भी मैं आपको लिखवा देती हूँ कि ये कब हुआ है। ये भाई काम हुआ है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। कौन से ईयर में आया है ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। कौन से ईयर में आया है? 76। यस, 1976। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है भाई, क्यों पढ़ा है हमने इसको? प्रीएम्बल अमेंडमेंट हुआ था। वेरी गुड। प्रियम्बल में 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था, प्रियम्बल को अमेंड किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि 42nd नंबर वाले एक्ट में सिर्फ एक ही काम हुआ है, नो, मल्टीपल काम हुए हैं। ये काम हुआ है जिसके अंदर न्यू जो है ऐड किया गया है, ये एडिशन की गई है नहीं। ठीक है, तो एक काम हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, क्या? प्रियम्बल के 3 वर्ड्स और ये 5 सब्जेक्ट का ट्रांसफर। हम आगे और भी चीजें पढ़ेंगे। तो इस तरीके से अपना सब्जेक्ट्स हो गए जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। और किसके पास अधिकार है बनाने का वो मैंने आपको बता दिया, किस किस के पास है। ठीक है भाई,
ये याद रखना, सब कुछ हमने किसके अंदर पढ़ा, डिटेल के अंदर हमने ये सारी चीजें 7 शेड्यूल में पढ़ी है। मैंने आपको ये सिर्फ डिटेल में कराया है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं, इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक भाई, इसको नोट कर लो सब लोग, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ तक लिखो, किसी को कोई समस्या कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, फिर हम आगे 8th शेड्यूल की तरफ बढ़ते हैं। मैम 7th शेड्यूल क्या है मैम? मैं थोड़ा 7th शेड्यूल हमने confused कल हूँ। स्टार्ट किया था ना, फेडरल स्ट्रक्चर मैंने बताया था, जिसमें 3 लिस्ट होती है, स्टेट, यूनियन ओके एंड मैम। कंकरेंट। राइट, याद आ गया? यस मैम, मैम थोड़ा सा डिप्रेस हो गया इस डेट की वजह से। अच्छा, कोई नहीं, मैं दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। हमने 7 शेड्यूल नहीं पढ़ा मैम, था। वो डेट आया ना एसआई का एग्जाम, उसी से थोड़ा सी प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, उसमें तुम अभी खोए हुए थे क्या? यस मैम, कोई नहीं, थोड़ा सा उससे टेंशन वापस हो। आओ। वो एग्जाम की डेट के लिए तुम्हें पढ़ना है, पता ही है सबको, मुझे बताने की जरूरत नहीं, तुम लोग खुद ऑलरेडी इतने मोटिवेटेड हो। या जिसको मोटिवेशन की कमी है वो मुझे फोन लगा ले, मैं उसको बहुत अच्छे से मोटिवेशन दूंगी कि भाई क्या पढ़ना, क्या है पढ़ने के लिए। ठीक है, किसी को कभी कुछ ऐसा होता है तो ही कैन कॉल मी, ही और शी, कि भाई ये दिक्कत हो रही है और समझ नहीं आ पा रहा है या समस्या आ रही है कुछ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर, मोटिवेशन की अगर कमी लगे तो। वैसे होगी नहीं, क्योंकि आप लोग खुद ही इतने मोटिवेटेड हो, सबको चिंता है एग्जाम की, सब चाहते हैं। चलो ज्यादा है मैडम, जैसे किताबों के नाम लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, म्यूट रखो सब लोग, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास टाइम कम है, हमारे पास सिलेबस ज्यादा है, टाइम कम है, हमें क्वेश्चंस भी करने हैं। ये मैं रब कर रही हूँ, साथ साथ लिखते जाइएगा। ठीक है भाई, अगला इसके बाद है 8th शेड्यूल, 7 तक कंप्लीट, नाउ मेक अ हेडिंग ऑफ 8th शेड्यूल। अब ट्रिक याद करो, ट्रिक के रिस्पेक्ट में हमारे यहाँ पे पड़ता है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज। अब भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज का क्या सिस्टम है, मैं आपको बहुत डिटेल में ये टॉपिक कराऊंगी। ऑफिशियल लैंग्वेज में साथ में 1-2 टॉपिक्स इसमें और भी ऐड करूंगी, क्योंकि हमारे सिलेबस में मिसलिनियस टॉपिक भी पूछ लिए जाते हैं, तो हमें तो भाई सब कुछ ही पढ़ना है। तो कंफ्यूज मत होना, ऑफिशियल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज अलग चीज है। ऑफिशियल लैंग्वेज है 22, नेशनल लैंग्वेज है 1। कौन सी है भाई अपनी नेशनल लैंग्वेज? हिंदी, है ना। और ऑफिशियल लैंग्वेजेस 12 है। और अगर मैं तुमसे पूछूं एक और सवाल कि क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है, तो क्या बताओगे? 6। वेरी गुड, 6। 6 है। अब ये 22, 1 और 6 क्या क्या है, अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। चलो भाई, पहले ऑफिशियल लैंग्वेज करते हैं, इन पे हम बाद में, पहले हम पढ़ते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज को। हाँ भाई, म्यूट करो सब लोग म्यूट कर लो, किसी की आवाज है, जिसको आता है टॉपिक बहुत अच्छी बात है, जिसको मैं मान के चल रही हूँ किसी को नहीं आता, तो उस हिसाब से पढ़ते हैं हम। वो सब लोग म्यूट रखेंगे, नोट्स बनाते जाओ। नरेश कटौच, आप आते हो, आप सबसे ज्यादा अनम्यूट रखते हो अपने आप को, म्यूट कर लो आप, आपके पीछे बहुत शोर आता है, मैं आपको बहुत बार म्यूट करती हूँ। हाँ भाई, अब देखो भाई ऑफिशियल लैंग्वेजेस का क्या है, हम अपने यहाँ पर सीन इंडिया में। ऑफिशियल लैंग्वेजेस भारत में कितनी हो गई है? 22। अब ये 22 कैसे 22 बनी है ये समझो। ये बनी है 14 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4, ये हिसाब किताब रहा है इसका, ऐसे बनी है ये, ऐसे ही लिखो अपने नोट्स में, याद रहेगा। 14 थी भाई ओरिजिनली, ओरिजिनली से मेरा मतलब क्या है, उस डेट को जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार, फिर 1 ऐड हुई, फिर 3 ऐड हुई, फिर 4 ऐड हुई, ऐसे करते करते अपने पास 22 लैंग्वेजेस बन गई हैं। टोटल अपनी 22 लैंग्वेजेस इस हिसाब से बन गई। ठीक भाई, अब देखो यहाँ पर कि कौन कौन सी कब कब ऐड होती गई हैं, देख लेते हैं सारी सारी हम यहाँ पर। एक ये ऐड हुई है भाई सिंधी। 3 में क्या ऐड हुआ है, मेरे साथ साथ लिख दो, मैं इसको अलग पेन से लिख देती हूँ। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और 4 में कौन सी हुई है? बोडो,
डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ऐसे करके सीक्वेंस है जो लैंग्वेजेस को ऐड करने का हुआ है। समझ रहे हो? अब इसमें मैं और डिटेल में भी बताती हूँ चीजों को, क्या क्या कब कब हुआ है। ये आप जो देख रहे हो सारी लिख लिया आपने। अब ये 14 जो लैंग्वेजेस है, अब ये हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी 14 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, मैं यहाँ साइड में लिख रही हूँ वो 14, ये एडेड वाली मैंने अलग से लिख दी। अब साइड में मैं वो 14 लैंग्वेजेस के नाम लिख रही हूँ। ठीक है, लिखते जाते। सबसे पहले तो हिंदी, संस्कृत। हाँ भाई, तुम लोग भी बताते जाओ सारी लैंग्वेजेस। कश्मीरी, आसामीज, आसामीज। मलयालम, अब हम सारी साउथ इंडियन की लिखते हैं। मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, लिखते जाओ, मैं लिख देती हूँ, तुम लोग लिखते जाओ। तमिल, तेलुगु, उर्दू, नेपाली, नेपाली लिख ली खैर हमने इधर, मराठी, पंजाबी, गुजराती, गुजराती, बंगाली, मणिपुरी, मणिपुरी यहाँ हो गई, ओडिया रह गई। हो गई मैं 14। हाँ भाई 14 डन। ये 14 लैंग्वेजेस थी ओरिजिनली, और बाकी सब ऐड हुई हैं, जो मैंने सामने आपके लिखी हैं वो सारी ऐड होती गई। एंड नोटिस वन इम्पॉर्टेंट थिंग, इंग्लिश इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। इंग्लिश का आपको कहीं पर भी नाम नजर में नहीं आने वाला है। ठीक है, नहीं, लास्ट में क्या लिखा? लास्ट में ओडिया, बंगाल। बंगाली के बाद ओडिया, उड़ीसा की ओडिया। ठीक है भाई, तो आपको याद रखना है कि हमारे इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेजेस 22 हैं, और इन 22 लैंग्वेजेस को अलग अलग समय पर ऐड किया गया है। ठीक है भाई, कब कब ऐड किया गया है वो सब भी अभी हम पढ़ेंगे पूरा 8th शेड्यूल में। तो इसको भी अब हम देख लेते हैं आगे। मैं आपको लिखवा रही हूँ, लिखते जाओ मेरे साथ। मैं इसको रेड कलर से लिख रही हूँ। सिंधी को कब ऐड किया गया है? सिंधी को ऐड किया गया 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 के थ्रू। इन 3 को ऐड किया गया है 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992, और इन 4 को किया गया है 2003 में 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003। क्योंकि 14 तो हमेशा से प्रेजेंट थी, बाद में बाकी सब ऐड हुई है। तो आप लिख लीजिए कब कब ऐड हुई है। सिंधी हुई है 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967। कोंकणी मणिपुरी नेपाली हुई है 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992। और ये 4 बाकी जो लिखे बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये ऐड हुई है 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू। राइट, तो ये है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस, पता होनी चाहिए सारी सारी। ठीक, अब आओ अब इस क्लासिकल लैंग्वेज, यहां तक नोट हो गया? स्क्रीन को हटा सकती हूँ मैं? मैसेज करके हो बताओ गया। भाई, हो गया? ठीक है, अब देखो भाई, क्लासिकल लैंग्वेज ये भी बन सकती है। क्वेश्चन बनेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्लासिकल लैंग्वेज। तो हमें समझना पड़ेगा क्या है क्लासिकल लैंग्वेज। 6 है। कौन सी है 6 लैंग्वेजेस? नाम लिखेंगे। तमिल जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो भी क्लासिकल लैंग्वेज भी है।
संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। तो ये आपके सामने लैंग्वेजेस हैं जो आपको याद रखनी है कि ये लैंग्वेजेस हैं जो कि हमारी क्लासिकल लैंग्वेज में है। ठीक है भाई। और ये क्लासिकल मैम लैंग्वेजेस क्लासिकल का मतलब क्या होता है? किसका? क्लासिकल मतलब? क्लासिकल मतलब देखो ये होता है हमारी बहुत ही पुरानी, हमारी हेरिटेज वाली लैंग्वेज जिससे हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है भारत की, और सबसे पुरानी। देखो मैं बता देती हूँ क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा पाने के लिए क्या होता है। पहली चीज तो उसकी हिस्ट्री जो हो, रिकॉर्डेड हिस्ट्री, उसकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री अपने पास 1400 से 2000 साल पुरानी होनी चाहिए। मतलब ये लैंग्वेज सबसे पुरानी लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है। और ये बहुत ही हेरिटेज वाली चीज है, मतलब हमारे बहुत ही हमारे हमारे पूर्वज जुड़े हुए हैं इसके ऊपर, जो कि आज के समय से अलग है। और उसका बहुत बड़ा रिकॉर्ड है हमारे पास, बहुत पुरानी चीजें लिखी है, बहुत अच्छी बातें लिखी हैं उसके अंदर। ठीक है। और एक बार अगर आप क्लासिकल लैंग्वेज में यहाँ पर आ गए तो क्या होता है, बड़ा फायदा बहुत मिलता है। यूनिवर्सिटी के अंदर क्या फायदा मिलता है, यूनिवर्सिटी में एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाता है इन लैंग्वेजेस को स्टडी करने के लिए। इन लैंग्वेजेस में लोगों को अवार्ड दिए जाते हैं, एक्सीलेंस अवार्ड्स वगैरह, बड़े बड़े अवार्ड्स मिलते हैं। ठीक है। ऊपर से साथ साथ इनके ऊपर इनको स्टडी करने के लिए अलग से स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं। तो किसी क्लासिकल अगर लैंग्वेज में आ जाती है तो बड़े फायदे मिलते हैं। और ये 6 क्लासिकल लैंग्वेज किसने रिकॉर्ड करी है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको सब कुछ देखती है। समझ रहे हो? ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है भाई, ये सब इंफॉर्मेशन नोट कर लेना, ये आपको पता होनी चाहिए। ऐसी जितनी भी चीजें हैं ऑफिशियल लैंग्वेज की, सब पता होनी चाहिए। बाकी अपने मैडम, ये ऑफिशियल, किस बुनियाद पे हाँ देते हैं? क्या बोल रहे हो? ये किस बुनियाद पे देते हैं मतलब? बताया तो, ये इस बुनियाद पे देते हैं कि वो लैंग्वेज की जो पुरानी हिस्ट्री है वो 1400 से 2000 साल पुरानी होनी चाहिए। उसकी हिस्ट्री, उसकी पुरानी चीजें जो है हमें इतनी मिले, और साथ ही साथ हमें उससे रिलेटेड ठीक है, ठीक है उस मैम, रिगार्डिंग। समझ गए ना? हाँ जी मैम। ठीक है। अब देखो भाई, एक मैंने आपको बताई ऑफिशियल लैंग्वेज। अब ऑफिशियल लैंग्वेज आपने पढ़ ली, 22 है, 8th शेड्यूल में लिखी है, वो सब आपने पढ़ लिया। अब साथ ही साथ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात और लिखी है, मैं आपको लिखवा देती हूँ, ये यूपीएससी ने सवाल किया था। यहाँ लिखो भाई, आर्टिकल 343। लिखो भाई, आर्टिकल 343 क्या कहता है? आर्टिकल 343 मैंने क्यों लिखवाया स्पेसिफिकली, वो ये कहता है कि हिंदी की कौन सी स्क्रिप्ट है? देवनागरी। हिंदी इन देवनागरी शैल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, वो ये कहता है। बाकी साथ साथ अपने आप को और लैंग्वेजेस भी हमें मिलती हैं, वो भी अलग से पढ़नी है, वो हमने पढ़ी ली अभी 22। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये अलग से लैंग्वेजेस आपको दिमाग में रखनी है। और आर्टिकल 343 पे ऑलरेडी क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है। वैसे इसके ऊपर बात भी चल रही है इसको चेंज करने के लिए, पर फिर भी अभी तक कुछ हुआ नहीं है चेंज, तो याद रखिएगा। एंड अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, मैम इसमें बताओ थोड़ा भाई। कंट्रोवर्सी भी है ना, इट्स नॉट टेकन for granted that it has to be in Hindi only because English is given equal हाँ importance. एग्जैक्टली ये चीज तो सिर्फ लिखी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, इम्प्लीमेंट तो आपको भी पता है, आप भी अभी इंग्लिश में ही पढ़ रहे हो, जो मैं सामने लिख रही हूँ वो सब इंग्लिश में ही है। तो वही है ना, Because इंग्लिश को South सिर्फ, India is not going for Hindi and all that. हाँ ऐसा है, ये सिर्फ लिखा गया है, तो लिखा है इसलिए हम पढ़ रहे हैं, एक्चुअली में तो ये चीज नहीं होती है, आप भी जानते हो। हाँ भाई, एक चीज और लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है दैट सुप्रीम कोर्ट जो है अपना, उसकी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो उनकी बातें होती हैं, सारी चीजें जो उनकी डिस्कशंस होती हैं, दैट विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। English.
जबकि इंग्लिश लैंग्वेज हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहीं पर भी नहीं लिखी है, और फिर भी सुप्रीम कोर्ट की सारी चीजें इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगी, ऐसा लिखा हुआ है और ऐसा है भी। तो इसको आपको याद रखना, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अगर कुछ भी बनता है तो याद रखना ऐसा भी है, प्रोविजन भारत में ऐसा भी है। ठीक है, सिर्फ लिखने के लिए है कि इंग्लिश नहीं होगी, जबकि इंग्लिश सबको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज सबसे ज्यादा यूज की जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा बोलने में हिंदी आती है। अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस अपने यहाँ पर सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज बोली जाती है वो हिंदी ही है, टॉप पे हिंदी आती है। ठीक है भाई, तो ये सब इंफॉर्मेशन मैम आपको, क्या बोल रहे हो, जो भी डाउट है अपना लिख मैम के। ये भी नेशनल लैंग्वेज हिंदी रहेगी, वैसे कोई नेशनल लैंग्वेज अपनी है नहीं, पर अगर क्वेश्चन में पूछता है कि अगर हिंदी लिखा ऑप्शन तो आप हिंदी लगा के आओगे, पर इतना इजी क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, ये बहुत इजी हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ेंगे, ये पूरा मैंने टॉपिक बताया, इसको याद रखना, ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं, यूपीएससी भी पूछ चुकी है और पूछा जा सकता है, इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेगी सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते। नो फैजल, सुप्रीम कोर्ट लैंग्वेज जो है वो आर्टिकल 343 में नहीं लिखी है, ऐसा कुछ आर्टिकल 340 में नहीं लिखा, ये आर्टिकल 348 में लिखा है। अगर आप लिखना चाहते हो यू कैन नोट डाउन, ये बात आर्टिकल नंबर 348 में लिखी है, सुप्रीम कोर्ट वाली, हिंदी वाली 343 में लिखी है। ठीक है भाई, अच्छा क्या पूछ रहे हो, और मुदासिर सेकंड मोस्टली स्पोकन लैंग्वेज, मुदासिर अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ये जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है बोली जाती है वो बंगाली है, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, और उसके बाद कोई सेंसस हुआ नहीं है तो अपने पास कोई डेटा है नहीं, अपने पास सिर्फ एक ही डेटा है जो कि 2011 में हुआ था, तो हम वही देखते हैं अभी तक तो। ठीक है भाई, हाँ भाई सजाद अपना कैमरा ऑफ करो, तुम लेट के पढ़ रहे हो, जाग जाओ यार, उठ के बैठ के पढ़ो, ऐसे क्लास को हल्के में मत लिया करो। आगे लिखेंगे भाई 9 शेड्यूल, कोई भी कैमरा ऑन ना करे और कोशिश करो कि उठ के बैठ के पढ़ाई करो, सो ये लेटते हुए पढ़ोगे वैसे ही नींद आने लग जाती है, पढ़ाई हो नहीं पाती है। 9 शेड्यूल कौन सा है, एल फॉर लैंड रिफॉर्म्स, ट्रिक के हिसाब से ये लैंड रिफॉर्म्स हो जाएगा। अब लैंड रिफॉर्म्स क्या चीज है समझ लेते हैं इसको, ये वाले से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 9 शेड्यूल जो है वो टॉपिक्स हैं जिसको हम, ये वैसे देखो मैंने आपको बताया था 8 तक जो शेड्यूल्स थे वो सारे ओरिजिनली प्रेजेंट थे, और 9th वाले को ऐड किया गया था, कब, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1951 में, पहला एक्ट जो था वो यही था। ठीक है, और इसने क्या किया था, इसने एबॉलिश कर दिया था जमींदारी सिस्टम, भारत में जितने भी यहाँ पर जमींदारी सिस्टम था उसको यहाँ से हटा दिया गया था, अब जमींदारी सिस्टम भारत में बंद हो गया था इसके बाद। ठीक है भाई, ये था हमारा 9th शेड्यूल, इस पे क्वेश्चन सबसे कम आते हैं तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिंपल आप पढ़ सकते हो कि ऐसी चीज एक होती है। तो 9th शेड्यूल में पहली बार ये चीज की थी इन्होंने, पहली बार इन्होंने जो है क्या किया था, क्या क्यों किया था मैं आपको बता देती हूँ, ये किया क्यों था, स्टेट मतलब गवर्नमेंट wanted to take away lands from जमींदार, जमींदार से सब लैंड्स लेकर के एंड रीडिस्ट्रीब्यूट
रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा देम टू सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल। क्यों करेगा ये सरकार ये काम क्यों करेगी? टू रिड्यूस पॉवर्टी। पॉवर्टी को कम करने के लिए सरकार ये काम कर रही थी कि जमींदारी सिस्टम हटाओ और उनके लैंड को उनकी लेबर्स में डिवाइड करो, जबकि इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी लोगों को। लोगों के लैंड बहुत ज्यादा छीन के बांट दिए गए थे, बहुत केसेस हुए थे इसके ऊपर, लेकिन फिर भी ये काम किया गया था ताकि क्या किया जाए, ताकि हम पॉवर्टी को खत्म कर सके। क्योंकि बहुत गरीबी आ गई थी जब हम आजाद हुए थे, तो बहुत गरीब देश था हमारा। तो उस चीज को कम करने के लिए ये काम जो है नेहरू सरकार जब उस समय थी, जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार, उन्होंने ये काम वहां पे उस समय किया था। ठीक है, जबकि ये पूरा साफ नजर में आ रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये काम किया गया था। ठीक है ना, तो ये चीज याद रखिएगा, ऐसा कुछ हुआ था। इससे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे और ज्यादा पूछा नहीं जाता है। ठीक है भाई, इसको नोट करेंगे सब लोग। राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ यस नरेश, राइट टू प्रॉपर्टी हमारा अब फंडामेंटल राइट नहीं है। ये बात हो रही है 1951 की, तब था, अब नहीं है, अब इसको हटा दिया गया, लेकिन तब उस समय में ये राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, फिर भी इसका उल्लंघन किया गया था और ये काम किया गया था। राइट, चलिए नेक्स्ट। जम्मू में क्या सिचुएशन है कोरोना की? यहाँ पे कंट्रोल में है मैम। यहाँ पे कंट्रोल है। दिल्ली में तो With भाई बहुत ही nil बुरा added हाल है। केस आए थे मैम, अभी मॉनिटर कर रहे हैं। अभी मैं दिल्ली की न्यूज पढ़ी थी मैम, मैंने ये राइट है मैम, वहाँ पे कुछ बोल रहे हैं लॉकडाउन का फिर से। वहां लॉकडाउन तो लग ही गया है, लॉकडाउन तो यहाँ पे लग गया है। आज से सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद। मैं जहाँ पढ़ाती हूँ वहां पे भी कोई क्लासेस, मतलब ऑनलाइन चल रही है सारी क्लासेस, और सब जगह पे बस यही हो गया है कि अब घर में ही रहना है, किसी को बाहर नहीं। और आज में 1000 तक केसेस आज आए हैं दिल्ली में, आज ही आज। और ओमिक्रॉन के भी बहुत केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली में, बहुत बुरा हाल है। ये मैम ये 1000 केसेस जो आए थे मैम दिल्ली में आज, ये सभी ओमिक्रॉन थे या मैम? नहीं, कोरोना केसेस, ये कोरोना के केसेस हैं, लेकिन ओमिक्रॉन के हाईएस्ट केसेस दिल्ली में ही है। 150 अराउंड केसेस हाईएस्ट दिल्ली में ही है पूरे इंडिया में। भी 5 आ गए थे। हाँ, दिल्ली में तो 150 करीब है। वही, मतलब बहुत बुरा हाल है अभी तो दिल्ली में। तो मतलब आज का दिन था लॉकडाउन का पहला दिन, रेस्ट्रिक्शंस का पहला दिन, और आज सबसे ज्यादा बुरी हालत हुई है। आज जहां मैं पढ़ाती हूँ अकेडमी, वहां पहुंचना मुश्किल हो गया। मेरे घर से आधे घंटे का रास्ता और मैं 2 घंटे में जाके पहुंची हूँ वहां पर। ट्रैफिक, मेट्रो रुक गई, मतलब आज तो दिल्ली रुक गई थी पूरी। न्यूज देखोगे तुम्हें पता लगेगा, आज पूरी दिल्ली रुक गई थी। आज बहुत बुरा हाल हुआ दिल्ली का। यस मैम। चलिए पढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे लिखेंगे भाई 10th शेड्यूल। अकॉर्डिंग टू द ट्रिक जो हमने पढ़ी, उसमें क्या आना चाहिए? डिफेक्शन लॉ। डिफेक्शन लॉ का यहाँ पर मतलब होता है कि एक पर्सन है, एक्चुअली में ये आया क्यों था, मैं इसकी पीछे की स्टोरी बताती हूँ। एक हरियाणा का पर्सन था, हरियाणा का एक पर्सन था 1967 में, वो एमएलए था हरियाणा का, उसका नाम था गयालाल। ठीक है, इस पर्सन ने रिकॉर्ड बना दिया। क्या रिकॉर्ड बना दिया? इस पर्सन ने, ये जेन्युइन स्टोरी है, इस पर्सन ने एक दिन में 3 पार्टी चेंज करी। एक दिन में 3 पार्टी, आज इस पार्टी में, आज थोड़ी देर बाद दूसरी पार्टी, थोड़ी देर बाद तीसरी पार्टी। इसलिए इसका नाम पता है क्या पड़ गया? इसको बोलने लग गए लोग आया राम गया राम, क्योंकि नाम भी गया था ना इसका। तो आया राम गया राम करके फेमस होगी ये चीज। तब जो है सरकार के दिमाग में आया कि भाई कुछ करना चाहिए, इसलिए फिर
राजीव गांधी की सरकार ने ये स्टेप लिया और क्या करा राजीव गांधी ने, इसको ऐसे कर दिया कि आप अपनी मर्जी से पार्टी चेंज नहीं कर सकते, रूल्स बना दिए। पार्टी चेंज करनी है आपको, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शिफ्ट होना है, देयर विल बी क्राइटेरिया फॉर दैट, देयर विल बी रूल्स फॉर दैट। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा कुछ उसमें डाल दिया। तो इसलिए जो है आज के समय में पार्टी चेंज करना इतना आसान नहीं है, देयर आर रूल्स फॉर दैट। ठीक है, तो ये कब डाला गया? 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जो कि राजीव गांधी ने 1985 में लाया था। ठीक है ना, तो ये है यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज। एक्ट का नंबर इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है जो इन्फॉर्मेशन स्टोरी बताई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन इससे बन सकता है। और क्या बनेगा क्वेश्चन? क्वेश्चन बनेगा कि किसके पास अधिकार है कि एक एमपी को या एक एमएलए को क्या कर दे? डिस्क्वालीफाई। किसके पास अधिकार है? लिखो भाई, यहां पर मेरे साथ लिखो, डिसीजन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑन डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब यहाँ पे पार्टी चेंज से हो रहा है, इसके लिए किसके पास जाती है डिसीजन फाइनल के लिए? स्पीकर। अगर लोकसभा का है तो स्पीकर ऑफ लोकसभा, या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इनका डिसीजन जो है वो फाइनल होगा। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि कौन बताएगा कि ये पर्सन डिस्क्वालिफाइड है, तो वो बताएंगी उस हाउस की। अगर लोकसभा का पर्सन है तो स्पीकर बताएगा, और अगर राज्यसभा का है तो चेयरमैन बताएगा। ऐसे ही एमएलए के लिए, अगर एमएलए है तो स्पीकर बताएगा उस स्टेट का। ठीक है, स्पीकर हम समझेंगे कौन होता है, क्या होता है, जब हम समझेंगे इसको अपकमिंग क्लास में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। और इंपॉर्टेंट चीज इसके अलावा, इसके ऊपर, इस 10th शेड्यूल के ऊपर डिस्कशन करने के लिए भारत में कुछ कमिटीज बनाई हुई थी। वो कमिटीज ने, मतलब नाम क्या है उन कमिटीज के, वो आपको पढ़ने कि वो कमिटीज कौन कौन सी है जो बनाई गई है इस पर्पस के लिए। ठीक है, लिखेंगे मेरे साथ नाम उन कमिटी के। दिनेश, हाँ भाई, कमिटीज के नाम लिख रहे थे हम लोग, तो लिखो भाई कमिटी कौन कौन सी है। एक तो है दिनेश गोस्वामी कमेटी, ठीक है, ये एक कमेटी आई थी। एक आई थी हलीम कमेटी। क्वेश्चन क्या आते हैं? किसके लिए? ये मैम, ये इलेक्ट किसके ये लिए इसके आई? लिए 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल पर डिस्कशन करने के लिए ये कमिटीज ने अपने अपने जो है वो जो है बताया था कि भाई क्या क्या चीजें होंगी। तो उन्होंने बताया दिनेश गोस्वामी कमेटी एक आई थी, एक आई थी इसके बाद हलीम कमेटी। मैं ईयर भी बता देती हूँ। दिनेश गोस्वामी आई थी, काफी फेमस पर्सन है ये, 1990, और हलीम आए थे 1998 में। हाँ उमरान, मैं रिपीट कर रही हूँ, 10th शेड्यूल को रिव्यू करने के लिए 1990 और 1998 में दो कमिटीज बनाई गई। एक थे दिनेश गोस्वामी कमेटी और एक है हलीम कमेटी। दो लोग आए थे। ठीक है, कमेटी अपने रिकमेंडेशंस देती है, लेकिन उस पे मानना ना मानना वो डिपेंड करता है। कमेटी बनाई इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी रिकमेंडेशंस माननी कंपलसरी हो गई है, वो तो डिपेंड करता है कि माननी है या नहीं माननी है। तो ऐसे करके यहाँ पर बनाई गई थी। ठीक है भाई, याद रखिएगा। बाकी इसके ऊपर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो ये पूछे गए हैं कि 10th शेड्यूल किससे डील करता है, ये पूछा गया है एक बार। ठीक है, बाकी यूपीएससी में तो अभी तक सिर्फ एक ही सवाल आया है इसके ऊपर, ये तो मैंने एक्स्ट्रा लिखवाया इन केस कभी पूछ लिया जाए तो। बाकी एक ही सवाल हमेशा आया है कि 10th शेड्यूल किससे डील करता है, या फिर स्पीकर वाली क्वेश्चन जो बताया था उस पे कुछ बन सकता है। बाकी इस पे कुछ नहीं पूछे जाते।
मैम ये स्पीकर वाला रिपीट रिपीट कीजिए मैम। स्पीकर वाला पॉइंट ये है कि किसी एमपी या एमएलए, इनको करना है डिस्क्वालीफाई, इनको हटा देना है एमपी और एमएलए की पोस्ट से। तो ये राइट किसके पास होता है? स्पीकर और चेयरमैन के पास, इनके पास इस चीज का राइट होता है। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ कमिटीज? उमरान, कमिटीज का पर्पस जो है वो रिलेटेड था टू दी 10th शेड्यूल। ठीक है, इन्होंने अपने अपने रिफॉर्म्स बताए, इन्होंने अपनी बात बोली कि भाई हमें क्या चेंजेस लाने चाहिए 10th शेड्यूल में। दोनों ने अपनी बातें बोली, पर दोनों की बातें मानी नहीं गई थी। ठीक है, इन दोनों की बातें नहीं मानी गई थी, पर कमेटी फॉर्म की गई थी। वो आपको याद रखना है कि ऐसी कोई कमेटी थी जो कि 10th शेड्यूल से रिलेटेड थी। तो अगर क्वेश्चन आता है कुछ ऐसा, तो क्वेश्चन में क्या करते हैं ये लोग, नाम दे देंगे कमेटी का और पूछेंगे कि ये कमेटी किससे रिलेटेड है, कौन से पॉइंट से रिलेटेड है। तो ये आपको याद रखना है। रिकमेंडेशंस नहीं पूछते, क्योंकि रिकमेंडेशन पढ़ने के लिए तो आपको आईएएस वगैरह के एग्जाम के लिए जब जाओगे तब पढ़ने की जरूरत है, अदरवाइज अभी ये जरूरत नहीं है इसके लिए। ठीक है, चलिए अगला लिखेंगे इसके बाद 11th शेड्यूल। अकॉर्डिंग टू ट्रिक ये क्या होना चाहिए? पंचायत। अब पंचायत क्या चीज है, इस पे क्या क्वेश्चन आ चुके हैं, एक्चुअली काफी यूपीएससी भी इस पे क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो इसको हम समझते हैं डिटेल के अंदर। 11th शेड्यूल जो है ये पूरी तरीके से डिस्कस करता है रिलेटेड टू दी पंचायत। मतलब ये पहली बात तो आया कब था, ये ईयर लिखना बहुत जरूरी है, जैसे बाकी दो के लिखी है ना ऐसे ही इसके भी लिखो। ये आया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू, जिसने किसको पावर दी? पंचायत को। इसने क्या बोला कि भाई पंचायत को फॉर्म करना जरूरी है। जो गांधी जी का सपना हुआ करता था वो हमें पंचायत को फॉर्म करना जरूरी है, तो इन्होंने पंचायत को यहाँ पर आजादी दी फॉर्म करने की। ठीक है, और क्या फॉर्म किया गया इसके अंदर, हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अभी। इस 11th शेड्यूल में पंचायत के ऊपर कितने आइटम्स थे, ये एक क्वेश्चन आया था भाई, यूपी पीसीएस एग्जाम में आया था, यूपी के एग्जाम में आया था। हाउ मेनी आइटम्स आर इंक्लूडेड इन 11th शेड्यूल? ठीक है, समझ गए ना? ऑप्शन दे देती हूँ मैं आप लोगों को, थोड़ा अंदाजा लगाओ, और जो भी आंसर देगा सीधा मुझे ही बताना। हाँ भाई बताओ जरा, थोड़ा गैस करो क्या लगता है आंसर, और एवरीवन पे मत भेजना, मुझे भेजो जरा इसका आंसर, गैस करो जरा। हाँ भाई कुछ सही भी गैस कर रहे हैं। सलीम रॉन्ग, मलिक राइट, करेक्ट है, भट्ट रॉन्ग, आकिब राइट, सजाद रॉन्ग, रॉय रॉन्ग, अजय रॉन्ग, शाकिर रॉन्ग, तुक्का मार रहे हो पर ठीक है रॉन्ग है, इम्तियाज मुदासिर करेक्ट। अच्छा आकिब अब दूसरा तुक्का मार रहे हैं, भाई तुक्के मार रहे हो तुम लोग। लिखो भाई इसका आंसर है 29। ठीक है भाई, 29 आइटम्स आर इंक्लूडेड। ठीक है, अब ये सपना किसका था? गांधी जी का। मैं आपको पंचायत की पूरी हिस्ट्री बता देती हूँ शॉर्ट में। पंचायत की पूरी हिस्ट्री क्या है, मैं आपको पूरी हिस्ट्री बता देती हूँ। मैं एक बार आप प्रेजेंटेशन ओपन करती हूँ इसमें, और मैं आपको एक पूरी हिस्ट्री समझा देती हूँ इसकी। तो भाई जरा लिखो मेरे साथ,
पंचायत के ऊपर। स्क्रीन विजिबल है ना सबको? ये पंचायत का कॉन्सेप्ट क्या है हम इसको समझ सकते हैं क्लास में, क्योंकि आपका पंचायत का एक्ट भी आपको पढ़ना है। तो हम इंडिया का समझ लेंगे और नेक्स्ट टाइम फिर हम जब आप लोगों का पढ़ेंगे तब हम उसको जम्मू कश्मीर का तब समझ लेंगे। अभी हम इंडिया के रिस्पेक्ट में समझ लेते हैं। पंचायत क्या होती है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल मीन्स जो उसी एरिया के लोगों के लिए काम करती है, ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर की है तो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम करेगी और एक स्पेसिफिक एरिया में काम करेगी। तो सेल्फ गवर्नमेंट, लोगों की खुद की गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना। और कैसे निकल के आई मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ आपको। पंचायत बहुत पुरानी चीज है। नाम सुना है आप लोगों ने? कौटिल्य, यस मैम। बहुत ही फेमस पर्सन रहे हैं कौटिल्य, बहुत ही बुद्धिमान पर्सन थे। चाणक्य। अर्थशास्त्र। यस, चाणक्य। अर्थशास्त्र। इन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। तो इसमें भी, इस अर्थशास्त्र में भी आपको पंचायत मिलेगी। देयर वॉज अ मेंशन ऑफ पंचायत इन कौटिल्यस अर्थशास्त्र, ठीक है। तो बहुत पुरानी चीज है ये आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है चीज, ठीक है। और फिर धीरे धीरे करते करते क्या किया गया, इसको और चेंज कर दिया गया। इसको पंचायत को बनाने के लिए अलग अलग नाम रख दिए गए। जैसे धीरे धीरे मतलब विद टाइम चौधरी, पटवारी, इन पोस्ट के नाम से जानने वाला, ठीक है। तो ऐसी चीजें होने लग गई। फिर क्या हुआ, सबसे बड़ा काम, एक पर्सन थे लॉर्ड रिपन। ब्रिटिश सरकार में एक पर्सन थे लॉर्ड रिपन। ही इज नोन एज द फादर ऑफ फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ये थे ब्रिटिश सरकार के समय में जिन्होंने पंचायत के लिए सबसे ज्यादा काम करवाया है। समझ रहे हो? तो यही चीज याद रखना एक तो, कि ये पर्सन थे जिनको फादर कहा जाता है। फादर का मतलब हो गया कि इन्होंने सबसे ज्यादा काम कराया इस चीज में, ठीक है। तो ये थे सबसे पहले पर्सन आज के जमाने की बात करें। फिर उसके बाद आपको पता है B.R. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। फिर जब हमें आजादी मिल गई, आजादी मिलने के बाद पंचायत के ऊपर बहुत कमिटीज बनाई गई और कमिटीज ने काम किया है इसके ऊपर, ठीक है। जैसे अभी हमने 2 कमेटी पढ़ी, कौन सी पढ़ी? दिनेश गोस्वामी, और अभी हमने यहाँ पर पढ़ी है ना दिनेश गोस्वामी, हलीम। हलीम, ठीक है। 2 पढ़ी हमने अभी, किसके लिए? 10th शेड्यूल के लिए। ऐसे ही ये आपको मैंने बताया 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। तो 1992 से पहले मतलब 1950 से 1992 के बीच में हमारे भारत में कुछ कमिटीज बनाई जाती हैं जो पंचायत के ऊपर बात करती हैं, ठीक है। 1950 से 1992 तक आते आते पंचायत के ऊपर बात करने वाली कुछ कमिटीज है, ठीक है। पहले मैं आपको वो कमिटीज बताती हूँ। कमिटीज को लर्न करने के लिए ट्रिक है बड़ी अच्छी सी, खुद ही बनाई है मैंने। अशोक मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता। अशोक अगर मेहता। किसी को कंफ्यूजन होती है तो लर्न करने का एक बड़ा सही तरीका है ये, बैग्स TG। B फॉर बलवंत राय मेहता, ये पर्सन का नाम है जिनके नाम पे कमेटी बनाई गई थी। A फॉर अशोक मेहता कमेटी, G फॉर GVK राव कमेटी, S फॉर सिंघवी कमेटी, T फॉर थंगन कमेटी, एंड लास्ट इज गडगिल
गडगिल कमेटी। और इस कमेटी के बाद 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत को ऐड कर दिया गया। समझ रहे हो, ऐसा हुआ। ठीक है, ये आपको मैंने 6 कमिटीज के नाम बता दिए और लर्न करने की ट्रिक आप इसी तरीके से इनको लर्न करने वाली हो। क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी कमेटी पंचायत से रिलेटेड थी, तो आपके सामने नाम लिख दिए मैंने। ये कमेटीज थी जो पंचायत से रिलेट करती थी। और फिर इनके बाद 1992 में एक्ट आता है। ठीक है, इन कमिटीज के बाद। ठीक है भाई, और इस एक्ट में जो है क्या कहा दिया जाता है कि पंचायत ऐसे ऐसे रहेगी, ये सब चीजें मैं अभी बताऊंगी, वो सारी चीजें वो सब चीजें आएंगी। ठीक है ना, सीक्वेंस में याद रखना सारी चीजें। तो हुआ क्या कि जब बलवंत राय मेहता कमेटी आई, उसने बनाई अपनी कमेटी वमेटी पूरी, और इसके बाद, इस कमेटी के बाद पहली स्टेट जहां पर पंचायत बना दी गई, ठीक है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी गई है पर फिर भी बना दी गई, कौन सी स्टेट है भाई वो? राजस्थान। राजस्थान। राजस्थान का स्टेट है, और स्टेट के अलावा इसका एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है नागौर। नागपुर। नागौर। नागौर डिस्ट्रिक्ट कब बनाई मैं आपको बता देती हूँ, गांधी जी के जन्मदिन वाले दिन बनाई गई थी, 2 अक्टूबर 1959 को। और राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट की देखा देखी किसने बना दी सेकंड? आंध्र प्रदेश ने। हैदराबाद। हाँ वही, आंध्र प्रदेश हैदराबाद, वो एक ही बात है। ठीक है भाई, फिर धीरे धीरे करते करते और लोगों ने भी बना दी, तो ऐसी चीज बढ़ती गई। तो ये तब से शुरू हुआ और आज के समय में 1992 तक आते आते ये सारी चीजें हो चुकी हैं। ठीक है, अब जो ये 1992 का एक्ट है, मतलब 73rd एक्ट जो आपके सामने है, ये 73rd एक्ट जो है, इसमें क्या बातें की गई हैं, इसमें क्या चीज है, इसमें क्या चीजें आई हैं, ये हम पढ़ेंगे अभी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आते हैं क्वेश्चंस। पंचायत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिखो 73rd एक्ट में क्या था, क्या था इसमें? इसमें बोल दिया भाई कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो 11th शेड्यूल ऐड कर रहे हैं, दूसरा हम आर्टिकल 243 से 243 ओ ऐड कर रहे हैं, ये 3। ठीक है, और इस 11th शेड्यूल में हम 29 आइटम्स डाल रहे हैं। समझे बात, ये याद रखिएगा, ये चीज की गई थी। 11th शेड्यूल में 29 आइटम रख दिए गए, आर्टिकल 243 से 243 ओ तक पंचायत के बारे में बातें लिख दी गई। ठीक है भाई, ये हम लोग पढ़ेंगे। पहले मैं आपको उन 29 आइटम्स के बारे में बता दूं, जो 29 आइटम्स हैं, ये वो आइटम्स हैं जिन पे पंचायत जो है किसी भी स्टेट की, वो रूल बना सकती है। ठीक है, मतलब पंचायत इन इन पॉइंट्स पे काम करने वाली है। समझ रहे हो ना, पंचायत किन किन बातों पे काम करेगी, जो अभी मैं आपको बताऊंगी, 29 पॉइंट्स, उस 29 पॉइंट्स पे पंचायत काम कर सकती है। कौन कौन से हैं भाई? बड़े सिंपल है, आपको सबको अंदाजे लग जाएंगे खुद ही। क्या हो सकता है? वाटर सप्लाई, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री का मीनिंग समझते होंगे सब लोग, पशुपालन, फार्मिंग, या फिर आप कह लो फॉरेस्ट, ये लिखा है। फिर लिखा है कॉटेज इंडस्ट्रीज, रोड्स,
एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन, पीडीएस। पीडीएस की फुल फॉर्म बताओ भाई। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वेरी गुड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मतलब जैसे सरकार ने आपको खाना पहुंचाया, अब खाना राशन शॉप तक तो आ गया, पर राशन शॉप से आगे डिस्ट्रीब्यूट करना, वो सारी चीजों को हम क्या कहते हैं? पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसके अलावा मार्केट, फेयर, फेयर समझते हो ना, क्या कहते हैं? मेला, मेला लगना। फैमिली वेलफेयर, ताकि फैमिली की पॉपुलेशन कंट्रोल की जा सके। वुमेन और चाइल्ड के ऊपर डेवलपमेंट। तो इन सब पॉइंट्स मैंने 13 बताए, ऐसे करते करते जो है लाइब्रेरी, कल्चरल एक्टिविटीज, ऐसे करते करते अपने पास 29 आइटम्स हो जाएंगे। उन 29 आइटम्स पर जो हमारी पंचायत है वो रूल लॉज बना सकती है। समझ रहे हो? ये चीज आपको समझनी है इसके अंदर और याद भी रखनी है कि ऐसी चीजें इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं जिनके ऊपर रूल या लॉ पंचायत बना सकती है। यहाँ तक कोई समस्या, कोई डाउट किसी को तो पूछो। ठीक है भाई। मैम जो आपने कमेटी पहले बताया था ना वो एक बार हाँ, रिपीट कीजिए आप। कमेटी वाला, ठीक है। देखो भाई, कमेटी वाले ये नहीं, 6 है। कमेटी नहीं, कमेटी से पहले वाला जो है। ये इसमें तो देखो मैंने ये बताया था स्टार्टिंग में कि पंचायत क्या होती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है। और ऐसा नहीं, ये पंचायत सिर्फ आज की बात है, ये अर्थशास्त्र जब लिखी गई थी इतनी पुरानी समय, जब मौर्यन एम्पायर चल रहा था, उस समय की ये चीज है। ठीक है, कौटिल्य जो थे, बहुत ही फेमस पर्सन, चाणक्य, उनकी जो बुक है अर्थशास्त्र, उसमें भी पंचायत का जिक्र है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे पंचायत का रूप चेंज होता गया। पंचायत में जो हेड है वहां के, उन्हें चौधरी कहने लगे, पटवारी कहने लगे। फिर धीरे धीरे करते करते मॉडर्न रूप आया, जब लॉर्ड रिपन आए भारत में, जो कि एक गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने पंचायत के लिए काफी काम किया। इसीलिए उनको फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया भी कहा जाता है। फिर जब हमें आजादी मिल गई, तो आजादी के बाद अपने पास यहाँ पे 6 कमिटीज है जिनको आप ऐसे लर्न करने वाले हो। ये 6 कमिटी जो कि सिर्फ पंचायत के बारे में, पंचायत से रिलेटेड बनाई गई थी। ठीक है, पूछो और कोई डाउट किसी को। मैडम आपकी आवाज अच्छी तरह से। मैम हाँ जी बोलिए। मैम हाँ बोलिए। ये बलवंत राय मेहता कमेटी जो है ना, ये 2 टायर थी कि 3 टायर? 3 टायर थी। बलवंत राय मेहता कमेटी अच्छा 3 टायर और अशोक मेहता कमेटी 2 टायर। टायर का मतलब होता है लेवल। ठीक है, 3 टायर 2 टायर। देखो मेरी बात सुनो, लर्न कैसे रखोगे, 3 कौन थी और 2 कौन थी। बड़ा इजी तरीका मैं बताती हूँ तुम्हें, ध्यान से सुनना। बलवंत राय मेहता, कितने शब्द आ रहे हैं? 3। 3 शब्द आ रहे हैं ना, तो 3 टायर। अशोक मेहता में कितने शब्द आ रहे हैं? 2 शब्द, तो 2 टायर। समझ रहे हो? याद रखने का तरीका मैं बता रही हूँ बस। ऐसा नहीं कि उन्होंने नाम अपना देखा और फिर 3 टायर और 2 टायर किया, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दी, उनका ऐसे ही यहाँ पर। ठीक है, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? जी मैम। यस मैम। अब आ रही है? यस मैम। ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ, किसी को समस्या हो रही है तो मैं बता देती हूँ दोबारा। बलवंत राय मेहता 1 2 3, 3 शब्द है इसलिए 3 टायर, याद रख लो। क्वेश्चन आता है बलवंत राय मेहता ने कितने लेवल्स बताए थे पंचायत के? 3। बलवंत राय मेहता 3 लेवल। अशोक मेहता 2 शब्द आ रहे तो उसने 2 टायर। और ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने नाम को देख के ऐसा किया, ये सब याद रखने का तरीका बता रही हूँ मैं।
समझे भाई? ठीक है, Yes, ma'am. यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद हम कल की क्लास में करते हैं कंटिन्यू। और कल से आपकी 2 क्लासेस लगेंगी। मैं सर से टाइमिंग की बात करके आपको ग्रुप पे मैसेज करती हूँ कि कौन सी टाइमिंग्स पे लगेंगी। कल से 2 क्लासेस लगानी पड़ेंगी क्योंकि ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा सिलेबस कवर करना। सो कल से आपकी 2 क्लासेस होंगी। टाइमिंग में आपको मैसेज करती हूँ एक बार सर से कोलैबोरेट करके। ठीक है भाई?